कहा जाता है। और उनके द्वारा समुच्चय पर जो परिभाषा दी गई है वो आज के समय में सर्वमान्य है। परिभाषा क्या है? परिभाषा ये कहती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या अर्थ है प्यारे बच्चों वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह का? इसका अर्थ यह है कि समुच्चय के अंतर्गत आने वाले जो अवयव होते हैं वो निश्चित होते हैं और सुस्पष्ट होते हैं। सुस्पष्ट, डिस्टिंक्ट। निश्चित का आशय यह है छात्रों यहाँ पर कि संग्रह में जो अमुक अवयव लिए हैं वो उसमें है या नहीं है। और सुस्पष्ट का आशय यह है कि अवयवों का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, अर्थात दो या दो से अधिक अवयव समान नहीं होने चाहिए। छात्रों समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन। अवयव क्या होते हैं? अवयव ऐसी वस्तुएं या पद जिनसे मिलकर के समुच्चय का निर्माण होता है, समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। जैसे यदि हम ये कहें कि x बिलोंग्स टू समुच्चय A, तो इसका आशय यह है कि x समुच्चय A का एक अवयव है, एक अवयव। ये एप्सिलॉन है, ग्रीक सिंबल है छात्रों, जिसका अर्थ बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू है, x बिलोंग्स टू ए, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। इसके पश्चात आपने पढ़ा होगा कि समुच्चयों को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहली है आपकी तालिका विधि, जिसे रोस्टर मेथड भी कहते हैं, और दूसरी आपकी समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तालिका विधि के अंतर्गत छात्रों समुच्चय के अंतर्गत अवयवों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके पश्चात आपने छात्रों समुच्चयों के प्रकार का अध्ययन किया होगा, प्रकार, और उनमें सबसे पहला आपने पढ़ा होगा ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या परिमित होती है। तो ऐसे समुच्चयों को परिमित समुच्चय कहते हैं, परिमित समुच्चय। जैसे A इज इक्वल टू A E I O U, ये परिमित समुच्चय है। दूसरे प्रकार के समुच्चय आपने पढ़े होंगे ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या अपरिमित होती है, अर्थात इनफाइनाइट होती है। ऐसे समुच्चयों को अपरिमित समुच्चय कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ होल नंबर्स अर्थात पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स अर्थात पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, तथा सेट ऑफ रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये सभी अपरिमेय समुच्चयों के उदाहरण हैं, ये आपने पढ़ा होगा। इसके बाद एक ऐसा समुच्चय भी आपने पढ़ा होगा जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, यानी वो समुच्चय खाली होता है, अर्थात रिक्त होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता। ऐसे समुच्चय को प्यारे छात्रों रिक्त समुच्चय कहते हैं, रिक्त समुच्चय। इंग्लिश में इसको नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट भी कहते हैं। और इसकी खासियत होती है रिक्त समुच्चय की
कि ये एक अद्वितीय समुच्चय होता है। तत्पश्चात आपने छात्रों पढ़ा होगा उपसमुच्चय के बारे में, जिसको इंग्लिश में सबसेट भी कहते हैं। सबसेट अर्थात ए और बी, मान लीजिए कोई दो अरिक्त समुच्चय है, तब ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है। और प्रतीकात्मक भाषा में इसे आप इस तरह से लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए implies x belongs to b। इस पर आपने कुछ प्रमेय भी पढ़े होंगे। उसमें एक प्रमेय ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि कोई भी समुच्चय यदि आपके पास में a है तो फाई या रिक्त समुच्चय उसका उपसमुच्चय होता है। दूसरी प्रमेय और इस पर एक और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कोई भी समुच्चय या प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यहाँ पर ए का ही उपसमुच्चय है। तो ये था प्यारे छात्रों समुच्चय के बारे में तो संक्षिप्त में एक वर्णन, जो आगे इस चैप्टर में काम आएगा। अब बात करते हैं प्यारे छात्रों हम आज के मुख्य टॉपिक पर, जिसका नाम है क्रमित युग्म एवं समुच्चयों का आकारीय गुणनफल। छात्रों जब आपने समुच्चय का चैप्टर किया था तो उसमें आपने देखा था कि समुच्चय पर हमने कुछ विभिन्न संक्रियाओं का अध्ययन किया था, और वहां पर यह पाया था आपने कि किसी दिए हुए समुच्चय से हम एक नए समुच्चय उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम एक संक्रिया का अध्ययन करेंगे, उसका नाम है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्रमित युग्म क्या होते हैं? छात्रों आप जानते हैं कि जब हम समुच्चय को लिखते हैं तो लिखते समय उनके अवयवों के क्रम पर विचार नहीं किया जाता है। जैसे दो अवयव वाला एक समुच्चय है एक्स वाई, अगर इसको हम वाई एक्स लिख दें तो समुच्चय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अवयवों के ऐसे जोड़ों पर विचार करना पड़ता है जहां पर क्रम महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे यदि हम विश्व के देशों और उनकी राजधानियों के नाम लिखने पड़े तो हमें क्रम का चयन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा देश भारत, उसकी राजधानी नई दिल्ली, हमने क्रम क्या लिया? देश भारत, राजधानी क्या हुई इसकी? नई दिल्ली। इसी प्रकार से देश हुआ हमारा इजराइल और राजधानी क्या हुई? जेरूसलम। तो वस्तुओं के इस प्रकार के जोड़े ही छात्रों क्रमित युग्म कहलाते हैं। राइट। अब आइए इसकी परिभाषा पर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने देशों की राजधानी से पहले आपने देश के नाम लिखे, यानी एक क्रम का चयन किया, पहले देश का नाम फिर राजधानी का नाम। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई युग्म बनाते हैं तो उसमें एक क्रम का ध्यान रखना पड़ता है। तो परिभाषा क्या हो गई फिर उसकी? इस आधार पर दो वस्तुओं का वह युग्म जो एक निश्चित क्रम में लिखा गया हो, निश्चित क्रम में, क्रमित युग्म कहलाता है। और छात्रों इस क्रमित युग्म में पहले आने वाली वस्तु को प्रथम अवयव कहते हैं या घटक कहते हैं, और बाद में आने वाली वस्तु को द्वितीय अवयव या द्वितीय घटक कहते हैं। जैसे यदि एक्स वाई एक क्रमित युग्म है तो यहाँ पर एक्स आपका प्रथम अवयव या प्रथम निर्देशांक कहलाता है, और वाई आपका द्वितीय अवयव या द्वितीय निर्देशांक कहलाता है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्यारे छात्रों कि क्रमित युग्म एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल नहीं होता है। इसके पीछे कारण यह है कि मान लीजिए मैं एक दैनिक जीवन वाला एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लीजिए एक्स जो आपका पिता है, वाई का वाई पुत्र है, तो क्या एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स ले लेगा? संभव ही नहीं है। तो इसलिए एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल नहीं हो सकता है। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है छात्रों कि एक समतल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई क्रमित युग्म को प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए एक समतल है
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहां पर एक बिंदु है आपका A34, दूसरा बिंदु है B43। तो आप देख रहे हैं कि ये बिंदु एक क्रमित युग्म को निरूपित करता है, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक 3 और 4 एक क्रमित युग्म को निरूपित करते हैं। सिमिलरली बी बिंदु के निर्देशांक 4, 3 भी क्रमित युग्म को निरूपित करते हैं। इस प्रकार से अन्य और भी बिंदु ले सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर 2, 2 ले लिया आपने, 2, 2, तो ये भी एक क्रमित युग्म को निरूपित कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा, तो ये सबके सब मिलकर के एक संग्रह का निर्माण करेंगे, या ये कहें कि इनका मिला करके एक संग्रह बना दें, एक समुच्चय बना दें, तो वो समुच्चय क्या हो जाएगा? इन वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा। तो यही मैंने आपको यहाँ लिखा है, देखिए, कार्तीय समतल वास्तविक संख्याओं के सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, और उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? सेट क्रमित युग्मों का समुच्चय एक्स वाई सच दैट एक्स वास्तविक संख्या के समुच्चय को बिलोंग करता है और वाई भी वास्तविक संख्या के समुच्चय को निरूपित या बिलोंग करता है। अब यहाँ पर एक बात और देखिए आप, जो बड़ी ध्यान देने योग्य है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि क्या ए क्रमित युग्म बी क्रमित युग्म के बराबर है, अर्थात 3, 4 और 4, 3 क्या आपस में बराबर है? नहीं है। अगर इसको x इसको y माना जाए तो ये y और x हो जाएगा, इसलिए x y क्रमित युग्म y x के इक्वल नहीं हो सकता है। मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया, दैनिक जीवन वाला एग्जाम्पल लेकर के भी और इस समतल में लेकर के भी। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि क्रमित युग्म में दोनों एलिमेंट समान लिए जा सकते हैं, लेकिन समुच्चय में ऐसा नहीं कर सकते। समुच्चय की परिभाषा कहती है कि सुस्पष्ट अवयव होने चाहिए उसमें, यानी अलग अलग अवयव होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि सेट से भिन्न इसमें अवयव एक समान लिए जा सकते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि क्रमित युग्म सेट नहीं है। ठीक है छात्रों, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। जब दो क्रमित युग्म समान होते हैं तो क्या होता है? क्रमित युग्म ए बी और सी डी बराबर होंगे यदि और केवल यदि ए सी के बराबर होगा, यानी क्रमित युग्म के पहले पहले घटक बराबर होंगे और दूसरे दूसरे घटक आपस में बराबर होंगे। आइए इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये दोनों क्रमित युग्म एक दूसरे के बराबर हैं, तो पूछ रहे हैं एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल है, पहले पहले घटक बराबर कर दीजिए। इज इक्वल टू 5/3। देखिए पहला घटक इसका x/3 + 1 है, इसका पहला घटक 5/3 है। तो यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे, कितनी हो जाएगी? x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1। एलसीएम लेकर के ये हो जाएगा 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 - 3 अर्थात 2/3। तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 2/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया 2। तो x की वैल्यू आ गई छात्रों यहाँ से 2, राइट। अब हम दूसरा घटक लेते हैं बराबर, अर्थात y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो y इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ से? 1/3 + 2/3, और ये हो गया आपका एलसीएम 3 लिया, ऊपर 3 हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार से आपने x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 वैल्यू कैलकुलेट की। यही इसका आंसर है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। प्यारे छात्रों, यदि a और b दो अरिक्त समुच्चय है हमारे पास में, तो a के अवयवों को प्रथम घटक तथा b के अवयवों को द्वितीय घटक लेकर बने सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय ए बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। और इसे हमें किससे प्रदर्शित करते हैं? a क्रॉस b से। तो a क्रॉस b की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक समुच्चय होगा, किसका समुच्चय होगा? क्रमित युग्मों ए बी का, जहाँ पर a समुच्चय a को बिलोंग करेगा और जो b एलिमेंट है क्रमित युग्म का, ये समुच्चय b को बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से b क्रॉस a को लिख सकते हैं हम इस तरह से, क्रम उल्टा हो जाएगा। समुच्चय होगा सभी क्रमित युग्मों का ba का,
जहां पर स्मॉल बी यानी जो अवयव है ये समुच्चय बी को बिलोंग करता है तथा अवयव ए समुच्चय ए को बिलोंग करता है। आइए इस पर आधारित एक नोट है कि दो समुच्चयों ए और बी के कार्तीय गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखें। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन है छात्रों, हमारे पास में दो समुच्चय है, तो जी और एच का कार्तीय गुणनफल पूछ रहे हैं और एच और जी का कार्तीय गुणनफल पूछ रहे हैं। आइए कर देते हैं। जी क्रॉस एच इज इक्वल टू यह 7 8 मल्टीप्लाई बाई 5 4 2, तो ये हो जाएगा आपका 7 ऑर्डर पेयर बनाएगा 5 के साथ, 4 के साथ और 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 7 5 5 है छात्रों 5 7 4 7 2, फिर 8 ऑर्डर पेयर बनाएगा 5 के साथ, 4 के साथ एंड 2 के साथ, तो हो जाएगा आपका 8 5 8 4 8 2। ये जी क्रॉस एच आ गया। इसी प्रकार से एच क्रॉस जी निकालेंगे, यानी एच और जी का कार्तीय गुणनफल। तो एच की वैल्यू कितनी है 5 4 2, जी की कितनी है 7 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसी मेथड से 5 7 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 8 के साथ बनाएगा, तो ये हो गया 5 7 5 8 4 7 4 8 4 8 है ये 2 7 2 8। इस प्रकार से दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल हम ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। आगे बढ़ते हैं। कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। प्यारे छात्रों, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं और मान लीजिए ए में अवयवों की संख्या m है तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n है, तो इनके कार्तीय गुणनफल यानी ए क्रॉस बी में mn अवयव होंगे। और एक किस फॉर्मूले से निकालते हैं, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। अब चूंकि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू कितना है m, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू कितना है n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएंगे आपके mn। लेकिन इससे भी आगे थोड़ी सी कुछ तथ्य हैं, और वो ये है बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य हैं कि यदि ए और बी में n अवयव उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है, तो ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में दोनों में n स्क्वायर अवयव होंगे। पहली बात, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू कैपिटल M तथा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू कैपिटल N, तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर mn होती है। आपको शायद याद आ रहा होगा, समुच्चय में किसी भी समुच्चय में जब उसके उप समुच्चयों की संख्या निकालते थे तो उसमें फॉर्मूला लगाते थे 2 की पावर n, जहां पर n क्या होता था, उस समुच्चय में अवयवों की संख्या होती थी। तीसरा पॉइंट इसमें यह है छात्रों कि अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर mn -1 होती है। ये देखिए -1 जो है आपकी mn में से नहीं है, अलग है, ये इस तरह से है 2 की पावर mn और ये -1। -1 क्यों होती है, क्योंकि इसमें से आप जानते हैं कि कोई भी रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय हो जाता है, इसलिए यहाँ पे तो अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या मांगी है, तो रिक्त समुच्चय जो एक होता है वो माइनस हो जाएगा इसमें से, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया आपका ये। अब इस पर आधारित और इस पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं छात्रों आपकी बोर्ड परीक्षा में और कंपटीशन में भी। उस पर आधारित एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक सेट ए है एक सेट बी है, तो पहले पार्ट में पूछ रहे हैं कि ए क्रॉस बी में अर्थात दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड वाले में पूछ रहे हैं ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो देखिए इसको तो बड़े आराम से निकाल लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। और इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है एन स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो आइए देखते हैं क्या दिया हमें। सबसे पहले दोनों सेट दे रखे हैं, उसके बाद फिर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, 1 2 3 4 4। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो एन ए की वैल्यू कितनी है, 3 और एन बी की कितनी है, 4। तो ये हो गया आपके 12, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएंगे 12। अब दूसरी बात करते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया फॉर्मूला आपका एन स्क्वायर होता है, लेकिन इससे पहले आपको ए और बी के अंतर्गत यानी ए और बी में आपको उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या निकालनी पड़ेगी, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो ए और बी में इंटरसेक्शन निकालिए, तो क्या है इन दोनों में इंटरसेक्शन, बी कोमा सी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया आपका, 2, राइट। तो ए तथा बी में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 2। इस प्रकार से ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या हो गई आपकी 2 का स्क्वायर, अर्थात ये हो गई आपकी 4। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए आगे बढ़ते हैं, कार्तीय गुणनफल का तीर आरेख द्वारा निरूपण। देखिए ये तीर आरेख में जब निरूपण करते हैं कार्तीय गुणनफल का, तो बड़ा सिंपल सा है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के पेन आरेख एक दूसरे के सम्मुख बना लेते हैं। तत्पश्चात ए के प्रत्येक अवयव को बी के प्रत्येक अवयव से एक तीर के द्वारा मिला दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ये आपका उदाहरण है, ए सेट है, ये बी सेट है, तो आप सेट ए बना लीजिए यहाँ पर, सेट ए। और ये सेट आपका बी है, इसमें एलिमेंट है एक्स वाई जेड, बी सेट, और इसमें एलिमेंट कितने 1 2। तो इसका प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव से मिलाया जाता है तीर आलेख द्वारा। आपने मिला दिया, हो गया आपका तीर आलेख द्वारा निरूपण। आगे बढ़ते हैं, कार्तीय गुणन का आलेख निरूपण। छात्रों यहाँ पर ए और बी दो समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी को आलेख विधि द्वारा निरूपित करने के लिए हमें निम्न चरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन कौन से चरण है कि सर्वप्रथम परस्पर दो लंबवत रेखाएं ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज खींचते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके पश्चात क्षैतिज रेखा पर समुच्चय ए के तथा ऊर्ध्वाधर रेखा पर समुच्चय बी के अवयवों को निरूपित करते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, समुच्चय ए के किसी अवयव ए को निरूपित करने के लिए क्षैतिज अक्ष से ऊर्ध्वाधर रेखा तथा समुच्चय बी के लिए अवयव बी को निरूपित करने के लिए ऊर्ध्वाधर अक्ष से क्षैतिज रेखा खींचते हैं। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ए बी को निरूपित करता है। देखिए इस फिगर में आप देख रहे हैं सेट ए है और सेट बी है, तो हमने ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी क्या हुआ, 2 4 2 5 3 4 3 5, ये आपके क्रमित युग्म हुए सेट के अंतर्गत। अब इनको हमें रिप्रेजेंट करना है इस पर, तो बहुत आसान है रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच दिया हमने, और देखिए एक्स अक्ष पर 2 इकाई की दूरी पर 0.2 नोट कर लिया, इसी प्रकार से वाई अक्ष पर 0.4 नोट कर लिया 4 की दूरी पर। अब क्या करेंगे, इस 0.2 से इस वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे परपेंडिकुलर। इसी प्रकार के 0.4 से एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, तो ये इस बिंदु पर आकर के प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना, यही आपका ये क्रमित युग्म है 2 4। इसी प्रकार से 2 5 3 4 और 3 5 को हम डिनोट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है ये आरेखीय निरूपण। ठीक है छात्रों, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्रमित युग्मों का समुच्चय है, जिसमें क्रमित युग्म ये है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो ए और बी ज्ञात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले तो ए और बी दिया करते थे, तो ए क्रॉस बी निकलवाया करते थे। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी पहले ही दे रखा है, अब ए और बी निकलवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ए सेट होगा वो इसके प्रथम घटकों का सेट होगा, और बी जो सेट होगा वो इसके सेकंड घटकों का सेट होगा। तो कैसे निकालेंगे इसे, ए क्रॉस बी आपका दे रखा है इतना,
तो ए जो है आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय। तो प्रथम घटक कितने हैं इसके, ये आपके ए बी बी, और चूंकि सेट है, सेट में एलिमेंट्स या अवयव रिवाइज नहीं होते, इसको इसलिए इसको लिखेंगे ए बी। बी ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो आप देख रहे हैं इसमें बी इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट एक्स वाई एक्स वाई, और ये होगा आपका एक्स कॉमा वाई। ठीक है, बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का टॉपिक प्यारे छात्रों। इसमें हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा क्रमित युग्म की परिभाषा, दो क्रमित युग्मों की समानता, फिर आपने दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन ज्ञात करना सीखा, कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या जानी, उसके लिए फॉर्मूला दिया था हमने आपको, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। तो ये था प्यारे छात्रों आज का टॉपिक, यही समाप्त होता है। और कल के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है आपका संबंध। इससे संबंधित थोड़ा सा मैंने आपको गृह कार्य दिया है, प्रश्नावली 2.1 जो एनसीईआरटी के, उसको हल करें। और इसके अलावा अगर आपके पास में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 2.3 है तो उसके पहले 5 प्रश्नों को भी हल कर लें। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है छात्रों कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के संबंधित सभी शॉर्ट एग्जाम्पल्स का जरूर अभ्यास करें। आज इतना ही, शेष कल। थैंक यू।